हेलो एवरीवन, दिस इज साजन गोयल। वेलकम बैक टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी आईबीएस सर्टिफिकेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास बैंक कम्प्लायंस का पूरा कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स के अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाती हैं जो कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की मिक्स में होती है। वीडियोस के साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और डीपीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हमारी क्लासेस को एक्सेस करना बहुत ईजी है। हमारी क्लासेस को एक्सेस करने के लिए अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं तो आप प्ले स्टोर से आईबीएफ लर्निंग सेंटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप आईओएस यूजर है तो माई स्टोर डाउनलोड करके हमारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल भी है जिसके ऊपर हम एग्जाम्स और क्लासेस के रिलेटेड अपडेट्स रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं एंड आप अपने डाउट्स भी इसी ग्रुप में क्लियर कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके आप हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे कंप्लाइंग इन बैंक्स मॉड्यूल सी रेगुलेटरी कंप्लायंस। हमने पार्ट 2 में देखा कुछ एक्सपोजर नॉर्म्स एंड कुछ हमने पार्ट 3 के अंदर हमने करा कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स विद रिगार्डिंग टू क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन एटसेट्रा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमने टाइम टू टाइम पे कुछ रेशियोज डिस्कस करी थी, सीआरआर और एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो। आज उन्हीं रेशियोज को हम क्या करने वाले हैं, डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले। इस यूनिट के अंदर हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, सीआरआर, डीटीएल, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज की कंप्यूटेशन किस तरीके से की जा सकती है, की जाती है, और सीआरआर हमने डेली बेसिस मेंटेन करना, वो किस बेसिस किस तरीके से करना होता है। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को डिस्कस करने वाला है एंड एसएलआर को किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है उसके प्रोसीजर को हम क्या करने वाला है, डिस्कस करने वाले। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में हम देख रहे हैं कि सीआरआर क्या थी। सीआरआर बेसिकली है, सीआरआर एक मींस की तरह यूज किया जाता है। मींस किसका, ताकि जो बैंक फंड्स है उनको प्रीएम्प्ट किया जा सके। प्रीएम्प्ट मतलब एक उनमें से जितने टोटल बैंक फंड्स हो उनमें से एक रिजर्व को निकालना, उसको सेट असाइड कर देना ताकि अनफोर्सड सर्कमस्टेंस को देखा जा सके, उसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिंग। तो प्रीएम्प्टिंग, बैंक फंड्स की प्रीएम्प्टिंग करने के लिए सीआरआर का यूज किया जाता है। सीआरआर बेसिकली क्या होता है, आपको अपने रिजर्व्स का एक मिनिमम अमाउंट एज अ कैश रिजर्व अपने पास रखना है ताकि आप जो अपनी पेमेंट ऑब्लिगेशन है उसको क्या कर सको, फुलफिल कर सको। जो सीआरआर है वो एक प्रोडिशियल रिक्वायरमेंट भी यूज किया जाता है एंड मॉनेटरी टूल भी यूज किया जाता है। मॉनेटरी टूल क्यों, इसके थ्रू इन्फ्लेशन रेट्स को भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, उनको कंट्रोल करने में क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, पास्ट डेज के अंदर सीआरआर है वो काफी ज्यादा यूज होने लग गया एज अ स्टेबलाइजेशन टूल एंड मॉनेटरी पॉलिसी टूल। सिमिलरली एसएलआर क्या होता है, जैसे सीआरआर के अंदर क्या होता है कि आपको कुछ रिजर्व, कुछ पैसा अपने पास कैश के अंदर रखना पड़ता है। एसएलआर के अंदर आपको कुछ पैसा अपने पास मार्केट सिक्योरिटीज के अंदर रखना पड़ता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर रखना पड़ता है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर क्या है, अपने पास रखना पड़ता है। ये ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जो मार्केट रेट से क्या है, कम इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ऐसी सिक्योरिटीज के अंदर लोग जनरली कोई पैसा नहीं डालते क्योंकि उनमें से इंटरेस्ट कम आ रहा है। तो उन सिक्योरिटीज में पैसा डलवाने के लिए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ला दी गई कि आपको इतना रिजर्व इन सिक्योरिटीज के अंदर डालना ही पड़ेगा। ये भी जैसे सीआरआर प्रीएम्प्टिंग मेजर यूज होता है, ये भी एक प्रीएम्प्टिंग मेजर हम यूज करते हैं। ये भी प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट एंड प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट की तरह यूज करता है ताकि बैंक के डिपॉजिट को क्या क्या किया जा सके, सेफगार्ड किया जा सके। एसएलआर को भी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। एक टाइम था 1991 का जब एसएलआर था वो 38% तक भी पहुंच गया था कि एसएलआर इतने ज्यादा हो गए थे कि आपको अपनी नेट एनटीएल का, जिसको हम पढ़ने वाले डिटेल डिमांड एंड टर्म डिपॉजिट टर्म लायबिलिटीज का नेट वैल्यू का आपको 38% अपने पास रिजर्व रखना पड़ता था। ठीक है, तो चलो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं सीआरआर। सीआरआर बेसिकली वही कि आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक को अपने पास कुछ पोर्शन आरबीआई के पास कैश के तरीके से रखना है। इससे इसके पर्पस क्या है, एक तो इससे लिक्विडिटी और सोल्वेंसी इंश्योर होती है, और लिक्विडिटी और सोल्वेंसी इंश्योर है तो बैंक अपना काम अच्छे तरीके से करवाएगा। ठीक है, और हम एक चीज दोनों में कॉमन पढ़ने वाले हैं कि सीआरआर और एसएलआर है वो मॉनेटरी पॉलिसी की तरह यूज होते हैं, इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। उसको हम क्विक वे में समझ लेते हैं कि वो किस तरीके से होता है। हमने पहले भी एक चीज डिस्कस करी है कि सपोज बैंक है, बैंक के पास एक पर्सन है। ठीक है, बैंक के पास एक पर्सन अपना 100 रुपीज का डिपॉजिट लेके गया। ठीक है, बैंक की एस्टिमेशन है कि जो ये पर्सन है जब ये पैसा विड्रॉ करवाने आएगा तो 100 तो ऑब्वियसली विड्रॉ नहीं करवाता कोई साथ के साथ, तो इसका ना सिर्फ 10 रुपीज विड्रॉ करवाने आएगा। ठीक है, तो बैंक्स क्या करते हैं, अपने पास 10 रुपीज रख लेते हैं, बाकी बचा 90 रुपीज ये आगे लोन में दे देते हैं। क्या कर देते हैं, लोन में। अब लोन भी जिसको दिया जाता है उसको सारा का सारा कैश में तो दिया नहीं जाता। 90 का लोन दे रहा है तो 90 का उसको उसके बैंक में दिया जाता है। तो उसमें से फिर एंटीवेशन होती है कि जितना इसके पास लोन पड़ा है उसका 10% यूज कर लेगा, लाइक ₹9 यूज कर लेगा, और बाकी जितना बचा हुआ 81 वो बैंक दोबारा के लोन की रिफॉर्म में दोबारा इशू करता रहता है। ये सर्कल चलता रहता है। सो बेसिकली हमने क्या देखा कि जो लोन इशू है वो जो डिपॉजिट हुआ था वो 100 रुपीज का था। 100 रुपीज की हेल्प से बैंक कितने का लोन इशू करता है, 90, 81 एंड सो ऑन। तो इसको बोलते हैं मनी क्रिएट करना। ठीक है, तो बैंक अपने पास जितना रिजर्व, जो हमने रिजर्व पैसा बोला कि इतना उनको एंटिसिपेशन है कि निकलवाने आ सकता है, जितना ये पैसा बैंक अपने एडवांसेस का अपने पास कम रखेंगे उतना ही ज्यादा वो इशू कर पाएंगे। लाइक अगर 100 रुपीज में से 10 रुपए रखे तो उसने 90 रुपए इशू कर दिया, बट अगर 100 में से वो रखे सिर्फ 5 रुपए तो 95 इशू कर सकता है। तो बेसिकली जितना रिजर्व ज्यादा होगा उतनी मनी क्रिएशन कम होगी। ठीक है, मनी क्रिएशन कम होगी मतलब लोगों के पास पैसा कम आएगा,
बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा कम आएगा तो मतलब डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगी। तो जब भी इन्फ्लेशन रेट हाई होते हैं उनको कंट्रोल करना होता है, तो जो रिजर्व्स हैं, जैसे हमने 10% बोला, इसके अंदर क्या कुछ तो बैंक अपनी मर्जी से रखता है, उसके अलावा हम कुछ मैंडेटरी रिजर्व्स लगा देते हैं जिसको लाइक सीआरआर एंड एसएलआर, ठीक है। जैसे सीआरआर अभी 4% पे, एसएलआर 18% पे है। जब इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो जाएंगे हम इनको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, जो 4% है वो 6% हो जाएगा। अब जैसे बैंक को अपने पास कितना पैसा रखना पड़ता है, सपोज 22%, जब इन्फ्लेशन हो जाएगी, सीआरआर सपोज 6% हो गया, 18% का हमने कर दिया 24%, तो बैंक को अपने पास कितना पैसा रखना पड़ेगा, 50%। तो इससे क्या होगा, जो बैंक है वो लेस मनी क्रिएट करेंगे, जब मनी कम क्रिएट होगी तो लोगों के पास पैसा कम आएगा, अल्टीमेटली क्या होगी, डिमांड कम होगी। बेसिक इकोनॉमिक्स, डिमांड कम होगी तो ऑब्वियसली क्या है, प्राइसेस अपने आप कम हो जाएंगे। तो सीआरआर और एसएलआर दोनों एज मार्केट टूल यूज होते हैं, वो किस तरीके से होता है हमने भी उस चीज को समझा, ठीक है। हमने कहा कि बैंक्स को क्या है, अपनी 4% अपने पास रखना है विद नो इंक्रीमेंटल सीआरआर रिक्वायरमेंट। पहले इंक्रीमेंटल सीआरआर रिक्वायरमेंट का कंसेप्ट का यूज किया जाता था, बट अब वो रिमूव हो चुका है। बैंक्स को जब जस्ट डायरेक्ट 4% अपने पास रखना है। 4% किसका, डीटीएल का। डीटीएल क्या होता है, डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटीज ऑफ अ बैंक। डिमांड लाइबिलिटीज बेसिकली जो अपने नाम से क्लियर है, डिमांड लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटी जो डिमांड के ऊपर पे की जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एक पर्सन हूँ, मैंने 1 लाख रुपीज बैंक के अंदर डिपॉजिट करा हूं, मैं मेरे सेविंग अकाउंट में पड़े हैं। मैं जब जाके बैंक को बोल सकता हूँ मुझे मेरा पैसा दो, दैट इज पेबल ऑन डिमांड। बैंक को जब भी मैं मांगू उस बैंक को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। सेकंड मेरे पास निकल के आती है, दैट इज टाइम लाइबिलिटीज। टाइम लाइबिलिटीज मतलब जो डिमांड पे नहीं हो, लाइक एफडी होगी, एफडी मैंने करवाई 1 साल के लिए, 1 साल के लिए मैंने एफडी करा दी 1 लाख रुपए की, कि 1 साल बाद में आपसे 1 लाख रुपए मांगने होगा। मैं बीच में मांग सकता हूँ, बट मोस्ट केसेस में क्या होता है, जब मेच्योरिटी पीरियड होता है हम तभी एफडी में से पैसा निकलवाते हैं। दैट इज नोन एज टाइम लाइबिलिटी, कि जब टाइम पूरा होगा, टाइम के बाद वो लाइबिलिटी राइज होगी, उससे पहले वो लाइबिलिटी राइज नहीं होगी। तो इन दोनों को मिला के क्या बनती है, डीटीएल। इसके अलावा एक पार्ट और होता है डीटीएल के, बेसिकली 3 पार्ट होते हैं डीटीएल। डी से डिमांड लाइबिलिटी, टी से टर्म लाइबिलिटी, एंड इन दोनों को मिला के अदर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है। डिमांड लाइबिलिटीज की जो सबसे मेन एग्जांपल्स हैं उनमें क्या क्या आता है, करंट डिपॉजिट्स, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट क्रेडिट, ओवरड्यू, फिक्स्ड डिपॉजिट्स के अंदर ओवरड्यू। फिक्स्ड डिपॉजिट्स के अंदर ओवरड्यू मतलब सपोज मैंने 1 लाख की एफडी कराई थी 1 साल के लिए, 1 साल पूरा हो गया, पैसे लेने नहीं आए, वो ओवरड्यू हो चुकी है, तो अब मैं जब कभी भी आ सके वो पैसा मांग सकता हूँ। तो वो पहले क्या थी, टाइम लाइबिलिटी, अब किस में कन्वर्ट हो चुकी है, डिमांड लाइबिलिटी के अंदर वो क्या हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। आउटस्टैंडिंग टीटीज, एमटीज, डीडीज, अनक्लेम्ड डिपॉजिट, कैश क्रेडिट अकाउंट के क्रैश क्रेडिट के अंदर पड़े हुए, सीसी के अंदर पड़ा हुआ क्रेडिट बैलेंस, जो कभी भी हम मांग सकते हैं, बैंक से क्या कर सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसे डिपॉजिट जिसके अंदर कोई भी ऐसी सिक्योरिटीज हेल्ड की गई हैं जो डिमांड के ऊपर पेबल है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड लाइबिलिटीज। उसके अलावा एक कंसेप्ट यूज होता है मनी एट कॉल। मनी एट कॉल बेसिकली इंटर बैंक ट्रांजेक्शन में जब बैंक्स को पैसे जरूरत होता है तो किसी एक बैंक से बोरो कर देता है, जो पेबल ऑन डिमांड होता है, कि जब दूसरा बैंक मांगेगा हमें पे करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं मनी एट कॉल। तो मनी एट कॉल भी किसका पार्ट होता है, डिमांड लाइबिलिटीज का पार्ट होता है। उसके बाद हमारे पास आता है टाइम लाइबिलिटीज। टाइम लाइबिलिटीज में वही एफडीज होगी, कैश सर्टिफिकेट्स हो गए, कम्युलेटिव एंड आरडीज होगी, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स के ऊपर अगर कोई टाइम लाइबिलिटीज राइज होती हैं, स्टाफ की अगर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट्स के अंदर मार्जिन ऐड किए गए हैं बट वो डिमांड के ऊपर पेबल नहीं है। तो ऐसी सब चीजें जिनके ऊपर बेसिकली एक टाइम लिमिट एप्लीकेबल है, वो किस चीज का पार्ट बनती है, टाइम लाइबिलिटीज का पार्ट बनती है। उसके अलावा हमने 3 कंपोनेंट देखे, डिमांड लाइबिलिटीज, टाइम लाइबिलिटीज, अदर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो अदर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, हमारे पास कोई डिपॉजिट्स थे, बिल पेबल्स थे, अनपेड डिविडेंड था, उसके ऊपर इंटरेस्ट अक्रू हुआ, इंटरेस्ट हमने भी बेसिकली इंटरेस्ट अक्रू हुआ, हमने इंटरेस्ट बेसिकली उस पर देना था, हमने भी दिया नहीं है, तो वो भी हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि हमने वो देना है। ऐसी सब चीजें, ठीक है। और ऐसा कोई भी अमाउंट जो ड्यू है, जो हमने पे करना है, चाहे वो डिपॉजिट और बोरोइंग की फॉर्म में नहीं है, बट हमारी जो लाइबिलिटी है ना, वो भी किसके अंदर आती है, अदर टर्म एंड डिमांड लाइबिलिटीज का वो पार्ट बनती है, ठीक है। उसके अलावा इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है, उसमें 5 साल से ज्यादा कोई पैसा पड़ा है, ठीक है। बिल परचेज डिस्काउंट हुए थे, उसके अगेंस्ट मार्जिन मनी भरी है, हमने फॉरेन से कोई गोल्ड बोरो किया है, कैश कोलेटरल बोरो किया है, ये सब चीजें किस चीज का पार्ट बनती है, अदर डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटीज का पार्ट बनती है, ठीक है। जो हमने अभी कॉल मनी पढ़ी थी उसके रिगार्डिंग कुछ कैपिंग की गई है। वो कैपिंग क्या है, जब अगर कोई भी बैंक किसी को भी कॉल मनी लैंड कर रहा है तो वो कितनी मैक्सिमम कॉल मनी लैंड कर सकता है, वो अपने कैपिटल फंड का 25% से ज्यादा किसी भी बैंक को कॉल मनी के फॉर्म में लैंड नहीं कर सकता। जो ये हमने 25% की लिमिट देखनी है, हमने देखनी है फोर्टनाइटली बेसिस, मतलब फोर्टनाइट मतलब हर 14वें दिन की रात को, फोर्टनाइट इज हर 14वें दिन की रात को, उसके एवरेज बेसिस पे जितना कैपिटल फंड आता है उसका 25% से ज्यादा आप किसी बैंक को क्या नहीं कर सकते, लैंड नहीं कर सकते, ठीक है। ऑन एवरेज बेसिस एक सिंगल फोर्टनाइट के ऊपर जब हम देख रहे हैं तो हमारी कैपिटल फंड का मैक्सिमम 50% ज्यादा हम क्या नहीं कर सकते, लैंड नहीं कर सकते। तो बेसिकली जब हम ऑन एवरेज बेसिस देख रहे हैं तो हमने लिमिट देखनी है 25% ऑफ कैपिटल फंड। एक
एक दिन में देख रहे हैं तो उस दिन का जितना कैपिटल फंड था उसके 50% से ज्यादा आप किसी को क्या नहीं कर सकते, लैंड नहीं कर सकते। ठीक है, एक लैंडिंग बैंक होता है, दूसरा होगा बोरिंग बैंक होगा। जो बैंक बोरो कर रहा है उसने ये देखना है कि अगर एवरेज बेसिस पे जो उसकी बोरोइंग है वो उसके कैपिटल फंड के 100% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड जब वो एक पर्टिकुलर डे के ऊपर देख रहा है, पर्टिकुलर फोर्टनाइट के अंदर देख रहा है, तो उसकी जो मैक्सिमम बोरिंग है वो उसके कैपिटल फंड का 125% से ज्यादा नहीं हो सकती। सो दो लिमिट्स क्या क्या, सबसे पहले लिमिट्स लगती है लैंडिंग के, लैंडिंग बैंक की अलग लिमिट है, बोरिंग बैंक की अलग लिमिट है। लैंडिंग बैंक की लिमिट क्या है कि जो अगर ऑन एवरेज बेसिस पे, एवरेज कितने दिन का, फोर्टनाइट की एवरेज का, फोर्टनाइट बेसिस पे एवरेज देखनी है हमने, उस टाइम पे जो भी बैंक से कैपिटल फंड्स हैं उनके कैपिटल फंड से 25% से ज्यादा वो क्या नहीं कर सकते, लैंड नहीं कर सकते। ठीक है, बट ड्यूरिंग अ फोर्टनाइट जब हम देख रहे हैं तो लिमिट ये 50% हो जाती है, 50% ऑफ कैपिटल फंड ऑन दैट डे। ओके, सेम बोरिंग बैंक जब बोरो कर रहा है तो उसकी उसके ऊपर जो पहली लिमिट लगती है वो ऑन फोर्टनाइटली एवरेज बेसिस, दैट इज 100% ऑफ द कैपिटल फंड्स। एंड जो पर्टिकुलर डे पे देख रहे हैं दैट इज 125% ऑफ द कैपिटल फंड ऑन एनी डे। तो ये दो लिमिट्स इन पे लगती हैं इन केस ऑफ कॉल मनी। ठीक है, उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर ऑन अ डेली बेसिस। जो सीआरआर की रिपोर्टिंग है वो फोर्टनाइट बेसिस के ऊपर होती है। जब भी हम सीआरआर की रिपोर्टिंग हो रही है तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, उन्हें ये इंश्योर कराना है कि जो उनके सीआरआर बैलेंस है वो एटलीस्ट 95% तक मेंटेन होने चाहिए। 95% किसका, एवरेज डेली रिक्वायर्ड रिजर्व्स का। की रिपोर्टिंग फोर्टनाइट के दिन जो भी आपके एवरेज डेली रिक्वायर्ड रिजर्व आ रहे थे उनका एटलीस्ट 95% आपके पास क्या होना चाहिए, सीआरआर बैलेंस होना चाहिए। 95% की फैसिलिटी क्यों दी गई, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ सके रिजर्व मैनेजमेंट के सिस्टम के अंदर। सो बेसिकली सीआरआर हमने कितनी मेंटेन करनी है, 95% ऑफ द एवरेज डेली बैलेंस रिक्वायर्ड। ओके, इंटरेस्ट ऑन सीआरआर बैलेंस, सीआरआर क्या होता है कि कैश में पैसा रखना है आरबीआई के पास। क्या आरबीआई उस पर इंटरेस्ट पे करती है, नो, इंटरेस्ट डज, आरबीआई डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन सीआरआर बैलेंसेस मेंटेन्ड बाय द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, अब हमने कहा कि सीआरआर हमने पढ़ा क्या होता है, आपको उसकी रिपोर्टिंग भी फोर्टनाइटली करनी है। इन केस आप अपना बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो आपके ऊपर क्या पेनल्टीज हम वो पढ़ने वाले हैं। अगर आप अपनी सीआरआर मेंटेन नहीं करते तो आपके ऊपर क्या लगेगा, पीनल इंटरेस्ट लगेगा। पीनल इंटरेस्ट कौन लगाएगा, आरबीआई लगाएगी। कितना इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा 3% पर एनम। 3% पर एनम के इंटरेस्ट रेट के ऊपर जिस दिन आपका शॉर्टफॉल था और जब तक आपने अपना शॉर्टफॉल नहीं पूरा करा तब तक आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 3% पर एनम के हिसाब से देना पड़ेगा। जैसे अपने आज में सपोज फर्स्ट डे है, मैं एक बैंक हूँ, मेरी सीआर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो जितना शॉर्टफॉल था मुझे उसका 3% आज के दिन इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर अगले दिन भी मैं वो शॉर्टफॉल पूरी नहीं करता हूँ तो जो ये पीनल इंटरेस्ट है वो बढ़ के कितना हो जाने वाला है, 5% हो जाने वाला है। सो अगर पहले दिन की गलती है 3% इंटरेस्ट, अगर आप वो गलती को ठीक नहीं करते हो, दोबारा रिपीट कर रहे हो तो पीनल इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। पीनल इंटरेस्ट बढ़ा के 3% से कितना हो जाता है, 5% हो जाता है। ठीक है, एंड अगर जो पीनल इंटरेस्ट है वो कौन से एक्ट के अंदर लिया जाता है, आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 42 सब सेक्शन 3 के अंदर पीनल इंटरेस्ट की क्या की जाती है, रिकवरी की जाती है। ठीक है, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनको सारी पर्टिकुलर्स बताने हैं, पर्टिकुलर्स क्या क्या, कितनी डेट थी, कितनी अमाउंट थी और कितने परसेंटेज से शॉर्टफॉल रहा, एंड रीजन कि आप अपना सीआरआर क्यों नहीं मेंटेन कर पाए, एंड उसके बाद क्या आपके ऊपर एक्शन लिए गए, आपने क्या एक्शन लिए ताकि ये चीज दोबारा ना हो, ये गलती दोबारा ना हो, ये भी चीजें आपको क्या करनी है, रिपोर्ट करनी है। नेक्स्ट इज फोर्टनाइटली रिटर्न इन फॉर्म ए। सीआरआर का एक फॉर्म ए जाता है फोर्टनाइटली बेसिस पे, हर 14वें दिन एक रिपोर्ट जाती है जिसको फॉर्म ए बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपने क्या है कि सीआरआर की रिपोर्टिंग करनी है। तो इसकी रिपोर्टिंग किस तरीके से की जाती है वो हम पहले देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको जब आपकी फोर्टनाइट खत्म हुई उसके 7 दिन के अंदर अंदर एक प्रोविजनल रिटर्न बना के देनी आरबीआई को। ठीक है, पहले आपने देंगे 7 दिन के अंदर प्रोविजनल रिटर्न, एंड उसके अगले 13 दिनों में, मतलब जिस दिन फोर्टनाइट खत्म हुई उसके पहले 7 दिनों में तो आपने प्रोविजनल रिटर्न देनी है, एंड उसके टोटल 20 दिनों के अंदर आपने फाइनल फॉर्म ए किसको सबमिट करवाना है, आरबीआई को सबमिट करवाना है। उसके साथ साथ सीआरआर की रिपोर्टिंग के साथ साथ बैंक को अपनी एक मेमोरेंडम देना है जिसके अंदर लाइबिलिटीज की डिटेल होगी, फॉरेन करेंसी एसेट्स की डिटेल होगी, फॉरेन करेंसी लाइबिलिटीज की डिटेल होगी, एंड इन सिक्योरिटीज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की गई होगी उस चीजों की भी क्या करनी है, डिटेल देनी है। किस चीज के अंदर देनी है, फॉर्म ए के अंदर देनी है। टाइमलाइन को हम थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स से दिस इज रेलेवेंट फोर्टनाइट। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट है 7 डे, नेक्स्ट इज 20 डेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि फर्स्ट को ही हमारी फोर्टनाइट है जो खत्म होती है फॉर एग्जांपल, तो आपको पहले 7 दिनों के अंदर 7 तारीख तक क्या देनी है, आरबीआई को प्रोविजनल रिपोर्ट देनी है, और इस पीरियड के बीच में आरबीआई को आपने क्या देनी है, जो है फाइनल रिपोर्ट प्रोवाइड करवानी है। तो बेसिकली आपको फाइनल रिपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मिलते हैं 20 डेज और प्रोविजन करवाने के लिए मिलते हैं 7 डेज। सो दिस इज द टाइमलाइन ऑफ रिपोर्टिंग सीआरआर। ठीक है,
तो यहाँ हमारा सीआरआर खत्म होता है। एक बार हम सीआरआर को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सीआरआर में सबसे पहले हमने क्या देखा, सीआरआर बनानी होती है बैंक्स को, कुछ पैसा अपने पास आरबीआई के पास जमा करा के रखना पड़ता है। क्यों करा के रखना पड़ता है? ताकि बैंक्स की लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी को मेंटेन किया जा सके। अभी सीआरआर का प्रेजेंट रेट कितना है? 4%। ठीक है, 4% किसका? डीटीएल का। डीटीएल के अंदर क्या क्या आती है? डिमांड लायबिलिटीज, टाइम लायबिलिटीज एंड अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। हमने उनकी एग्जांपल्स देखी कि उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। उसके बाद कॉल मनी के ऊपर जो भी लिमिट्स लगती है, हमने उस लिमिट्स को अच्छे से डिस्कस करा। ठीक है, उसके अलावा टॉपिक हमारा अगले के निकल के आता है कि सीआरआर ऑन डेली बेसिस हमने कुछ मेंटेन करके रखनी होती है। वो कितनी मेंटेन करके रखनी है, क्या उस पर इंटरेस्ट मिलता है, एंड अगर इन केस हमने उसको मेंटेन नहीं करा तो हमारे ऊपर क्या क्या पेनल्टी लग सकती है, हमने क्या क्या चीजें रिपोर्ट करनी है इनकेस डिफॉल्ट होता है। एंड इनकेस डिफॉल्ट हो या ना हो, फॉर्म ए ऑन रेगुलर बेसिस विद इन 7 डेज प्रोविजनल रिटर्न एंड विद इन 20 डेज आपको फाइनल फॉर्म ए रिटर्न आपको किसको सबमिट करवानी है? आरबीआई को सबमिट करवानी ही है। फॉर्म ए के साथ साथ आपको एक मेमोरेंडम देना है। मेमोरेंडम के अंदर क्या क्या डिटेल्स कवर होंगी? डिटेल्स ऑफ ऑल द लायबिलिटीज, फाइनेंशियल लायबिलिटीज, फॉरेन करेंसी एसेट्स, फॉरेन करेंसी लायबिलिटीज एंड सिक्योरिटीज के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट की गई है, आपको उसकी क्या करनी है? उसका एक मेमोरेंडम बनाना है और वो आपको अपनी फॉर्म के साथ क्या करना है? आरबीआई को डिपॉजिट करवाना है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट सीआरआर। नेक्स्ट हमारे पास निकल के आता है एसएलआर। एसएलआर वही, एसएलआर भी बेसिकली स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या कहती है कि आपको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटीज, जो अपने टर्म एंड डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज को पढ़ा, उसकी जो नेट फिगर लेनी है, उसको किसी कुछ एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करके अपने पास रखना है। वो स्पेसिफाइड एसेट्स कौन कौन सी है? वो लाइक गोल्ड हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा हो सकती है। एसएलआर है वो मैक्सिमम 40% तक लगाई जा सकती है। जैसे हमने पढ़ा था कि अभी तक जो एक लिमिट हमने बढ़ती 38% तक भी हम लगा चुके हैं एसएलआर, बट मैक्सिमम जो लिमिट प्रेस्क्राइब है दैट इज जस्ट 40%। ओके, ठीक है। जो एसएलआर है वो रेगुलेट क्यों लगाई क्यों जाती है? आरबीआई के द्वारा लगाई जाती है ताकि जो क्रेडिट एक्सपेंशन उसको कंट्रोल किया जा सके। क्रेडिट एक्सपेंशन जैसे हमने भी एग्जांपल में पढ़ा था कि आपने 100 रुपीज डिपॉजिट कराए, देन उससे 90 का लोन इशू हुआ, देन 81 का इशू एंड सो ऑन। उस चीज को कर्व करने के लिए, उस चीज को कम करने के लिए लगाया गया। लाइक हमने वहां रखा था 10% रिजर्व। अब सपोज वही एसएलआर हम फुल वैल्यू पे लगा देते, सपोज 40% पे, तो 100 के डिपॉजिट थे, 40% जस्ट एसएलआर लगा, तो आप लोन ही कितने का इशू कर सकते हो? सिर्फ 60 रुपीज का लोन इशू कर सकते हो। तो जो पहले आप 100 रुपीज से 90 का इशू कर रहे थे, आप 100 से कितने कर रहे हो? 60 का इशू कर रहे हो। तो इससे क्या हुआ? जो क्रेडिट एक्सपेंशन है उसको हमने क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया। तो एसएलआर क्यों लगाई जाती है? ताकि क्रेडिट एक्सपेंशन को क्या किया जा सके? कंट्रोल किया जा सके। जो एसएलआर है वो टाइम टू टाइम आरबीआई क्या करता है? रिव्यू करता है और नई लिमिट्स को क्या करता रहता है? प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, आरबीआई जो एसएलआर है वो मैक्सिमम कितनी लगाई जा सकती है? 40% तक लगाई जा सकती है। एट प्रेजेंट जो रेट है वो जून 8 2023 में चेंज हुआ था। तो अभी एसएलआर है उसका रेट कितना चल रहा है? 18% रेट चल रहा है। 18% ऑफ टोटल एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटीज का 18% आपको अपने पास क्या है? एज अ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व रखना है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इस टाइम पे क्या हमें रिकमेंड की गई है? 18% रिकमेंड की गई है। ठीक है, उसके बाद जो एसएलआर है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? सबसे पहले एक तो वही जो बैंक क्रेडिट एक्सपेंशन है उसको रेगुलेट करना। सेकंड, बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट नॉर्मली नहीं की जाती, नॉर्मली करते नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि वो लो इंटरेस्ट सिक्योरिटीज होती है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, एसएलआर के थ्रू वो करवाया जाता है। बैंक्स की सोल्वेंसी को मेंटेन करना कि अगर क्रेडिट एक्सपेंशन कम होगा तो बैंक्स लोन कम इशू करेंगे, तो बैंक्स की इंसॉल्वेंसी के चांसेस अपने आप ही कम हो जाएंगे क्योंकि क्रेडिट रिस्क कम होगा। तो एसएलआर क्या करती है? बैंक्स की सोल्वेंसी को इंश्योर करवाती है। ठीक है, एक वही कि ये अभी हमने डिस्कस ही कर लिया कि सीआरआर और एसएलआर दोनों क्या करते हैं? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए हम एसएलआर टाइम टू टाइम इंक्रीज डिक्रीज करते रहते हैं, आरबीआई रिव्यू करता रहता है और बेसिकली अपने बेसिस पे टाइम टू टाइम बेसिस पे उसको रिव्यू करके ऊपर नीचे करता रहता है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या की जा सके, उसको बूस्ट किया जा सके। ठीक है, अगला और लास्ट टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज प्रोसीजर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एसएलआर, कि एसएलआर किस तरीके से कंप्यूट की जाती है। तो सबसे पहले तो आपने वही उठाना है, टोटल एनडीटीएल लेने हैं आपने। ठीक है, जो सीआरआर के अंदर मेथड फॉलो किया जाता है सेम मेथड एसएलआर के अंदर भी एनडीटीएल को निकालने के लिए फॉलो किया जाता है। ठीक है, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उनको अपनी इंटरबैंक लायबिलिटीज और इंटरबैंक एसेट्स को भी वो क्या करना है? एनडीटीएल के अंदर इंक्लूड करना है फॉर एसएलआर पर्पस। जब एसएलआर पर्पस के लिए एनडीटीएल निकाल रहे हो उसके अंदर जो इंटरबैंक टर्म डिपॉजिट्स हैं या इंटरबैंक सिमिलरली इंटरबैंक अगर टर्म्स एसेट्स है, ठीक है, जो कि लायबिलिटीज टू द बैंकिंग सिस्टम के अंदर या एसेट्स विद द बैंकिंग सिस्टम के अंदर खड़ी हैं, उसको भी एनडीटीएल कंप्यूट करते वक्त हमने क्या करना है? कंप्यूट करना है, उसको भी इंक्लूड करना है। ठीक है, जैसे फॉर्म ए के अंदर सीआरआर की रिटर्न जाती थी विद इन 7 डेज एंड 20 डेज, वैसे ही शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को एसएलआर की भी जो रिटर्न है वो फॉर्म 8 के अंदर विद इन 20 डेज आरबीआई को क्या करनी है? फाइल करनी है इन एनी केस। ठीक है, वो जो
उसमें हमने क्या देखा था, वो फोर्टनाइटली बेसिस पे की जाती थी। जो स्टैट्यूटरी एसएलआर की जो रिटर्न है वो हर मंथ के, वो मंथली बेसिस पे की जाती है, और हर मंथ एंड होने के 20 दिन के अंदर अंदर बेसिकली आपको वो रिटर्न फाइल करनी है। उसके अंदर आपको क्या 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 दिखाना है, अल्टरनेट फ्राइडेज, मतलब पहले हफ्ते का फ्राइडे, फिर अगले हफ्ते का फ्राइडे छोड़ के उसके अगले हफ्ते का फ्राइडे, उस दिन आपकी कितनी डिमांड टर्म लाइबिलिटीज थी, आपको उस चीज की क्या करनी है, रिटर्न करनी है। इन एनी केस वो फ्राइडे को सपोज छुट्टी आ जाती है तो हम उससे क्या पिछला दिन, पिछला जो भी वर्किंग हॉलीडे होगा वो उसको ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद वही, अगर हम एसएलआर हमने आपको मेंटेन करने के लिए कहा, अगर आपने एसएलआर मेंटेन नहीं करी तो सेम, जिस दिन आपने मेंटेन नहीं करी 3% का इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप अगले दिन उस चीज को ठीक नहीं करते तो आपको पीनल इंटरेस्ट है वो बढ़कर 5% हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो हमने रिटर्न के बारे में डिस्कस करा हम उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। फॉर्म 8 के अंदर एसएलआर की डिटेल्स आती है, मंथली बेसिस पे जाननी है। मंथली हर महीने खत्म होने के 20 दिन के अंदर अंदर आपको ये रिपोर्ट क्या है, फर्निश करनी है। रिपोर्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है, अल्टरनेट फ्राइडेज, पिछले महीने के जो अल्टरनेट फ्राइडेज थे उसके अंदर डिटेल कितनी थी, आपने उसके अगेंस्ट एसएलआर कितनी बनाई, वो आपको बताना है। इन एनी केस वो फ्राइडे क्या है, हॉलीडे आता है, तो आपको वो फ्राइडे कंसीडर ना करके उसका जो पिछला वर्किंग डे होगा, चाहे वो अगर सपोज थर्सडे है तो थर्सडे ले लेंगे, इनकेस थर्सडे को भी छुट्टी है तो वेंसडे ले लेंगे, तो वेंसडे वाले दिन की डिटेल और एसएलआर हम क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। रिटर्न के साथ साथ आपको एक स्टेटमेंट भी देनी है, स्टेटमेंट के अंदर एक एनेक्शर जाएगा, स्टेटमेंट के साथ साथ आपको एनेक्शर टू फॉर्म 8 भी देना है। एनेक्शर टू फॉर्म के 8 के अंदर आपको ये बताना है कि आपने एसएलआर को कंप्लाई करने के लिए कौन कौन सी एसेट को होल्ड किया, उसके बाद अगर आरबीआई के साथ कितने कैश बैलेंसेस मेंटेन करे, थर्ड आपने जो अपनी सिक्योरिटीज थी उसको किस हिसाब से वैल्यू करा, किस मोड से वैल्यू करा, वो भी आपको अनेक्शर टू फॉर्म 8 के अंदर विद रिटर्न आपको क्या है, आरबीआई को क्या करवाना है, सबमिट करवाना। सो दिस वाज ऑल अबाउट एसएलआर, ठीक है। एसएलआर में बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा, एसएलआर होती क्या है, अभी प्रेजेंट रेट चल रहा है 18%, जो कि इंपॉर्टेंट है, 18% अभी प्रेजेंट रेट चल रहा है। एसएलआर के बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, क्रेडिट रिस्क को एक्सपेंड करना, रेगुलेट करना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आना, बैंक्स की सोल्वेंसी को इंश्योर करवाना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करना, बूस्ट करना, ठीक है। एसएलआर को कंप्यूट किया कैसे किया जाता है, एसएलआर को सेम तरीके से कंप्यूट किया जा सकता है जैसे सीआरआर में करते थे, बट जब हम एसएलआर देख रहे हैं तो उसके लिए जब एनडीटीएल कंप्यूट होती है उसके अंदर लायबिलिटीज टू द बैंकिंग सिस्टम एंड एसेट्स विद द बैंकिंग सिस्टम को भी हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनकेस अगर हम एसएलआर मेंटेन नहीं करते हैं तो सेम सीआरआर वाली पेनल्टीज लगती हैं। जिस दिन हमने पहले दिन मेंटेन नहीं करा तो 3% पर एनम के हिसाब से पेनल इंटरेस्ट लगता है, एंड अगर कंटिन्यू सेकंड डे भी हम उसको नहीं करते हैं तो आपको जो पेनल इंटरेस्ट है वो बढ़कर क्या हो जाता है, 5% हो जाता है। 3% और 5% डायरेक्ट रेट्स नहीं है, सीआरआर में भी और एसएलआर में भी 3% अबव द बैंक रेट है, मतलब सपोज बैंक रेट 5 चल रहा है, 4% चल रहा है, तो जो आपको पीरियड इंटरेस्ट है वो 7% लगेगा फॉर द फर्स्ट डे, एंड सेकंड डे वो बढ़कर 9% हो जाएगा। सो 3% अबव द बैंक रेट, सेम इन केस ऑफ एसएलआर एंड सेम इन केस ऑफ सीआरआर। तो जो ये रेट्स हैं वो क्या है, बैंक रेट से ऊपर है, कि जितना बैंक रेट लग रहा है उसके अंदर ये रेट ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जैसे सीआरआर के अंदर फॉर्म ए जाता था, एसएलआर के अंदर क्या जाएगा, फॉर्म 8 जाएगा। फॉर्म 8 के अंदर आपको रिटर्न देनी है। सीआरआर की जो रिटर्न थी वो फोर्टनाइटली बेसिस पे जाती थी, विद इन द 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ फोर्टनाइट आपको प्रोविजनल फॉर्म इशू करना पड़ता था, एंड विद इन 20 days फ्रॉम द एंड ऑफ फोर्टनाइट आपको फाइनल रिटर्न इशू करनी पड़ती थी। सिमिलरली इन केस ऑफ एसएलआर आपको फॉर्म 8 इशू करना है, फॉर्म 8 मंथली बेसिस पे जाएगा और हर मंथ एंड होने के 20 दिन के अंदर अंदर आपको क्या है, एसएलआर की रिटर्न देनी है। एसएलआर की रिटर्न के साथ साथ आपको एक एनेक्शर देना है, एनेक्शर में आपने बताना है कि आपने एसएलआर की प्रोविजंस को कंप्लाई करने के लिए किन किन एसेट्स को होल्ड करा। उसके अलावा आपने एक्सेस बैलेंस अगर आरबीआई के साथ मेंटेन करे तो उसको प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में उसकी आपको डिटेल देनी है। उसके अलावा जो आपने सिक्योरिटीज को वैल्यू करने के लिए किन किन मेथोडोलॉजी का यूज किया आपको वो भी एक्सप्लेन करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीआरआर एंड एसएलआर। यहाँ हमारा यूनिट खत्म होता है। आपको कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाउट्स पूछ सकते हैं। आज के लिए इतने, बाय।